द हिंदू एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो न्यूज आई है उसको कवर करी जाएगी, उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको दे दी जाएगी, जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें वीडियो लेट है, लेकिन पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग में कोई कमी नहीं मिलेगी। कुछ कारणों से वीडियो लेट हो जाती है, अन्यथा वीडियो लेट करने का कोई मेरा इंटेंशन होता बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले पार्ट को जो आर्टिकल में आया है, इसकी पूरी डिटेलिंग जीडीपी से लेकर के आपको दी जाएगी। दिल्ली पॉल को यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हम सभी लोग जानते हैं। कई दिन से इस चीज़ को मैं कवर भी कर रहा था। तो यहाँ पे दो सीटों पे, एक तमिलनाडु की है, एक उत्तर प्रदेश की है। ईरोड जो है तमिलनाडु से निकल के आ रहा है और मलिकपुर उत्तर प्रदेश से। इसका भी यहाँ पे दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली के 70 सीटों के साथ साथ इसका भी चुनाव होगा। 5 फरवरी को इसका चुनाव है, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन की बात करें सीईओ की, तो राजीव कुमार जी यहाँ पे विद्यमान है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है जीडीपी की, जो फॉल होकर 6.4% पे जा रही है, जो 4 साल की आंकड़ों से नीचे दिखा रही है। तो 6.4% पे जा रही है। ये कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है जीडीपी, जीबीए। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखेंगे दोस्तों और समझेंगे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी कहते किसको हैं? पूरा नाम इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सभी लोग जानते हैं, फिर भी कई सारे नए नए बच्चे प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। इसकी वजह से डिटेलिंग शुरू से देनी पड़ती है, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं, उन दोनों लोगों का फायदा हो जाता है, क्योंकि रिवीजन भी तो हो जाता है। जीडीपी की बात करें तो टोटल मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आपके कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में, चाहे 1 साल हो जाए, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है आपके कंट्री के अंदर में और टाइम पीरियड 1 साल के अंतर्गत, यही इंडिकेट करता है क्या? जीडीपी। आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंट्री की यही दर्शाती है, इसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब कंट्री की बॉर्डर लाइन ये है, इधर पाकिस्तान, इधर भारत, इंडिया। तो इस कंट्री के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वही जीडीपी कहलाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी 2 प्रकार की होती हैं। ये करंट मार्केट प्राइस में क्या चल रहा है उसके आधार पे जीडीपी तय होती है। ये रियल जीडीपी क्या होता है? इन्फ्लेशन हो गई देश में, तो उसको कंसीडर करके एक्यूरेट पिक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की ये कंसीडर करती है। तो इसकी फार्मूला क्या है? CIG X-M, यानी नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है, इनको जोड़ के और नेट एक्सपोर्ट को आप जोड़ दीजिएगा। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों को घटाने के बाद। अब बात आती है थोड़ी सी जीबीए की, क्योंकि पूरी डिटेलिंग देना आवश्यक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी क्या आपने वैल्यू एडिशन किया। आपका फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, ठीक है, तो खरीदें तो उसमें कितना आप एडिशन किए, वैल्यू एडिशन, उसी की बात कर रहा है। तो अब इसको समझेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये मेजर करता है वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है किसी भी इकोनॉमी में, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करने के बाद कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसका, रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये रिफ्लेक्ट करता है प्रत्येक सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो जीवीए प्लस टैक्सेस और इसमें सब्सिडी जो प्रोवाइड करी जाती है उसको माइनस सीधे कर दिया जाता है। ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस बताता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनएनपी आती है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। एनएनपी जो है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक कंट्री के रेसिडेंट के अंतर्गत। तो ये बोथ डोमेस्टिकली एंड एब्रॉड यहाँ पे है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, कंट्री के अंदर भी है और जो लोग बाहर जाके कर रहे हैं आपके कंट्री के, उनका भी इसमें ले लिया जाता है, उनकी अकाउंटिंग होती है। और डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट को यहाँ पे होता है। इसीलिए यहाँ पे एनएनपी जब भी होते हैं जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशंस, ये चीज़ें आती हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें तो जीएनपी आती है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ये टोटल मॉनिटरी वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दें, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात चलती है, जो भी प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक पीरियड, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस डोमेस्टिकली और एब्रॉड, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंक्लूड करती है इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, कोई भी विदेश से भी यहाँ पे कार्य कर रहा है तो इसमें जीएनपी में क्या होगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसी को NFIA बोला जाता है। एनडीपी क्या है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर डोमेस्टिकली, अपने कंट्री के अंतर्गत, आफ्टर अकाउंटिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, एनडीपी जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। वहीं पे इसकी बात करी जाए तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये इसको लेकर के डिटेलिंग थोड़ा सा दिया, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। थंबनेल वाले आर्टिकल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ये चीज़ें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया प्लस कनाडा, इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब कनाडा में भी गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल हो चुकी है। ठीक है, वहाँ के जस्टिन ट्रूडो जो पीएम थे, ठीक है, उनका जो राइज हुआ 2015 से लेकर के 2025 तक, अब उनकी एंडिंग हो रही है। तो वहाँ पे उनको हटाने का भी बात चल रहा है। और इनकी लंबी टेन्योर थी प्राइम मिनिस्टर की कनाडा के रूप में, और 3 टर्म को ये सर्व कर चुके हैं। 2015 से शुरुआत हुई अभी तक, और लिबरल पार्टी से निकल के आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस पार्टी से निकल के आते हैं, समझ गए। तो इनका रेजिग्नेशन पार्टी के रूप में अब हो चुका है, रेजिग्नेशन 6 जनवरी को। अब इनका कहना है कि जब तक कोई कमान नहीं संभालता तब तक ये कार्यरत हैं, उसके बाद इनको हटना पड़ेगा। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि इंडिया के साथ इंटरनेशनल अगर रिलेशन की करें तो यूएसए के साथ, कई कंट्री के साथ इनका जो सही मायने में जो रिलेशन है वो टैकल हो नहीं पाया, यानी जियोपॉलिटिक्स सही प्रकार से डील नहीं किए ये, समझ गए। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चला जा रहा है। दूसरी जो कनाडियन की बात करें यहाँ पे, तो ये इन्हीं के विरुद्ध ही कई सारे ऐसे भी कनाडियन हैं जो इनके अगेंस्ट में खड़े हैं। ठीक है, लिबरल पार्टी कोलैप्स हो गई है, जो इस पार्टी से निकल के आते हैं। और अगर आगे देखा जाए तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है यहाँ पे अगर बात करें, तो वो भी टारगेट इनको अच्छे से कर रही हैं, जिसके कारण इनकी कंट्री में ही इनका जो डिमांड है वो कम हो रहा है अब। ठीक है, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कंट्री। और जो यहाँ पे हाउसिंग, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वेजेज, इसको लेकर के भी बड़ा प्रश्न उस कंट्री में हो रहा है। पब्लिक प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। तो क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये पीरे पोलिवर के द्वारा लीड किया जा रहा है। इनके अगेंस्ट में एक लिबरल पार्टी जिससे ट्रूडो निकल के आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी थे लीडर, ठीक है, और ये भी लीडर हैं, मतलब पीएम थे। तो ट्रूडो की सक्सेसर की अगर बात करें यहाँ पे, तो कनाडा इंडिया टाई अच्छा से चल रहा था यहाँ पे। आज की अगर बात करें तो सिख एक्सट्रीमिस्ट कनाडा में जाकर के जो बसे हुए हैं, जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। ठीक है, और भारत से जिसके कारण रिश्ते जो है बहुत अच्छे पनप नहीं पाए। अब खालिस्तानी वहाँ पे लगभग प्रति साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, और वहाँ पे वीज़ा एसेसिबिलिटी बड़ी अच्छे से हो जाती है। लेकिन ये रिसेंटली क्या कर दिए, वीज़ा में कुछ चेंजेस लाए, और यहाँ पे वीज़ा एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था इंडिया में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी अच्छे से किया नहीं इन्होंने, जिसके कारण इंडिया प्लस
एक एक हाई लेवल की डिप्लोमेसी कहूँगा, डिप्लोमेसी नहीं, हाई लेवल की डिप्लोमेसी ये होनी चाहिए थी, तब जा कर के इंडिया कनाडा का रिलेशन सही से चलता। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुअर स्टेटमैनशिप दिखाया। ठीक है, जैसा एडिटर यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरे वही शब्द हैं, मेरे अपने कुछ भी नहीं। तो खालिस्तानी एक्टिविस्ट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया ने उनकी हत्या करी, मर्डर में उसका हाथ था, और इनका डायरेक्ट ऐसे बोलना एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी की शोभनीय नहीं थी। आपके पास प्रूफ होता तो कोई चीज़ आप बोलते तो समझ में भी आती। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं पूरी। अब यहाँ पे अगर आपको बताऊं मैं थोड़ी सी चीज़ें जो कनाडा के बारे में है, तो कनाडा एक यूनिक कंट्री है कई सारे कारणों से देखा जाए तो। डिस्टिंक्टिव इसके फीचर्स भी हैं। वो क्या है, तो नेचुरल वंडर और बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एरिया है वर्ल्ड की, और नियाग्रा फॉल्स यूएस के साथ बॉर्डर टच करता है। रॉकी माउंटेन है, ऑरोरा बोरियलिस, ये बड़ी सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती है ऑरोरा बोरियलिस की। नॉर्दर्न लाइट नॉर्थ में ये पड़ता है, ये पृथ्वी अगर तो इस वाले पार्ट पे पड़ेगा, साउथ वाले पार्ट पे नहीं, नॉर्थ वाले पार्ट में ऑरोरा बोरियलिस पड़ता है। और ये सूर्य की स्थिति जो यहाँ पे रिजेंबल करती है कैंसर और कैप्रिकॉन और इक्वेटर, इसके बीच में सूर्य मूव जो करता है, उसकी वजह से इसका निर्माण भी होता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ये है कंट्री, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड की फ्रेश वाटर रिजर्व इसी के पास है। मल्टी कल्चरल होती है, कनाडा ऑफिशियल बाइलिंगुअल इंग्लिश और फ्रेंच होती है। और सही मायने में देखा जाए तो सिख कम्युनिटी भी जा कर के यहाँ पे विराजमान है आज के समय में। तो एथिकली अगर देखा जाए तो डाइवर्स वर्ल्ड की कल्चर यहाँ पे है। टोरंटो वैंकूवर ये सिटी बड़ी फेमस है। मैपल लीफ काफ़ी न्यूज़ में आती है ये लीफ, और मैपल सिरप भी इससे बनती है। तो ये यहीं पे है। 70% ऑफ वर्ल्ड मैपल सिरप इसी क्यूबेक सिटी से बनती है। पोलाइटनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये चीज़ें जानी जाती है, जो फ्रेंडलीनेस। लेकिन यहाँ पे क्या जियो पॉलिटिक्स में बदलाव हो गया, जो इंडिया और कनाडा की रिलेशन बहुत निचले स्तर पे जा कर के गिर गई। सारे के सारे एम्बेसडर को एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपने अपने कंट्री में बुला लिए। अब लोकेशन की बात करेंगे तो इसी कंट्री की बात कर रहे हैं हम, जो आर्कटिक सर्किल को यहाँ पे आता है। आर्कटिक सर्किल यहाँ से गुजरता है, अलास्का से भी गुजरता है, याद रखिएगा। ये ब्यूफोर्ट सी है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये आपका कनाडा है, हडसन बे है, ये बैफिन बे है, ये लेब्राडोर सी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, अच्छा, इन लेक्स के नाम आप बता सकते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इसके कोड्स हैं HOMES, होम्स। यही सारे लेक्स हैं। क्या आप इसके कुछ नाम बता सकते हैं? तो अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब आपको हम बताते हैं खालिस्तानी मुद्दे कितने ज़्यादा फैल गए और क्या खालिस्तानी मुद्दे हैं। तो खालिस्तान जो भारत के हैं, जो आपके कनाडा में जाकर के बसे हैं, ठीक है। तो सिख कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी कनाडा में गई है, बहुत सारा पॉपुलेशन, और यहाँ से कनाडा में जाकर के सिख कम्युनिटी जो बसी है वो वहाँ के पार्लियामेंट में भी पहुँच गए। पार्लियामेंट में भी पहुँच गए तो उनका दबदबा अच्छा खासा है, उसी के इन्फ्लुएंस से, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे गलत स्टेप ले लेते हैं और इंडिया से और कनाडा से इनका रिलेशन भी खराब हो जाता है, जिसके कारण कनाडियन पीपल भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ भी हैं, और अपोजिशन जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो तो इनके खिलाफ जा ही रही है। उनके अपने भी बहुत सारे लोग खिलाफ जा रहे हैं, तो इनको पार्टी से अब बेदखल किया जाएगा ये, और दूसरे पीएम के रूप में जल्द ही वहाँ पे आएंगे। अब ये मुद्दा यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो कनाडा में जाकर के जो बसे हैं वो खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं। ये खालिस्तान क्या है? कुछ पार्ट हिमाचल का लेके, पंजाब का लेके, हरियाणा दिल्ली का लेके, बीकानेर राजस्थान का लेके ये प्रपोज करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के रूप में मान्यता दिया जाए, अलग देश का डिमांड करते हैं। आ रहा है समझ?
तो ये इनकी कहानी है। अब अगर बात करें इंडो कनाडा रिलेशन की, तो यहाँ पे इंडो कनाडा रिलेशन आपको देखेगा ट्रेड में, एजुकेशन में, डिफेंस में, कल्चर में, पीपुल टू पीपुल पार्टिसिपेशन में हम लोग अच्छे खासे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन भी 1947 में जब भारत आज़ाद हुई तो भी चलता है। कॉमनवेल्थ गेम में, G20 में, यूनाइटेड नेशन में, इन जगहों पे भी हम एक चलते हैं। ट्रेड और बायलैटरल में भी अच्छा खासा हम लोगों का सिस्टम है। FDI भी आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी, CEPA आता है। जैसा कि बताया मैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट इनरोल्ड हैं कनाडियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक डायस्पोरा रहता है, समझ गए। दिवाली कल्चरल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें चलती हैं। एनर्जी इन्वायरमेंट में भी अच्छी खासी चीज़ें हैं। डिफेंस सिक्योरिटी में भी इंडिया कनाडा का कोऑपरेशन है। साइंस टेक्नोलॉजी में भी है। चैलेंजेस लेकिन यही बढ़ गए कि खालिस्तान वाला इशू काफ़ी इशू हो गया। ट्रेड इशू, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, ये सब प्रॉब्लम निकल के टेंशन जो है यही से ज़्यादा बढ़ी है। रिसेंट डेवलपमेंट यही हुआ है कि किस प्रकार से हाई लेवल विजिट और एग्रीमेंट जो चल रही थी उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए, लेकिन यहीं पे सारी चीज़ें खालिस्तान वाला इशू निकल के आया, वहीं पे सारी चीज़ें नीचे चली गई ग्राफ भारत का। फ्यूचर में हम लोग इनहेंस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं कोलाबोरेशन। तो अब देखते हैं कौन आ रहा है, कंजर्वेटिव आ रहे हैं कि लिबरल आ रहे हैं, और PM कौन बन के आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें तय होगी। तो यही थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इन प्लेटफॉर्म पे आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत भी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसा कि सभी लोग हम लोग जानते हैं, ये एडिटोरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली बीजापुर एक जिला है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इस छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट हुआ है। तो एक्सप्लोसिव जो डिवाइस लगाई गई है जिसके कारण यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल आया हुआ है। तो कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ कि 2026 तक हम नक्सलिज्म को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई चीज़ हो नहीं पाएगा सामान्यतः, क्योंकि अभी तो 2025 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही यहाँ पे एक्सप्लोसिव ये चीज़ें एक्सप्लोजन हुई हैं जिसके कारण यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। अब इतनी तीव्र गति से इंसर्जेंसी पे अटैक हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और टारगेट भी किया जा रहा है नक्सलाइट को, माओइस्ट को, ठीक है, जिसके कारण ये लोग भी अटेंटिव हो गए हैं। तो आइडियोलॉजिकली ये लोग फाइट करते हैं, इनका एक आइडियाज़ है। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो क्या कारण है, क्या कॉजेज है नक्सलिज्म का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नक्सलिज्म का हम कॉजेज देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बना बना के ये लोग आते हैं। सही मायने में जब इसकी शुरुआत हुई नक्सलबारी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। इतना ज़्यादा शोषण हो गया था पीजांट का, वहाँ पे किसानों का, गरीबों का, ट्राइबल पीपुल का, लोकल का। तो नक्सलबारी एक जगह है, वहाँ पे विद्रोह होता है और वहाँ पे लैंड लॉर्ड जो बड़े लोग होते हैं कुलीन वर्ग, उन्हीं के विरुद्ध में ये चीज़ें खड़ी होती हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ ही लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से शुरू होकर के पूरे भारत में ये चीज़ें फैली हुई हैं आज के दिन। तो ये लोग यहीं तक नहीं सीमित हैं, अब ये लोग लीगली अपनी पार्टी बना करके देश में पार्लियामेंट तक भी पहुँचे हैं। तो इस तरीके से अगर फाइट करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई में गन उठा करके फाइट करें, ये लीगल नहीं होता है भारत में किसी भी कंट्री के। अगर डेमोक्रेटिकली आप देखेंगे तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात करी जा रही है। ये कहानी थी अबुझ मारगढ़ जंगल में, जिसके कारण बस्तर वाले रीजन में यहाँ पे 2 गुटों में चीज़ें हुई और वहाँ पे IED की ब्लास्ट हुई, जिसके कारण यहाँ पे बीजापुर में इंसर्जेंसी हुई थी और लोग मारे भी गए हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पुलिस लोकल भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी ये चीज़ें पता लग पाती हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। लेकिन 2024 में आप आंकड़ा देखेंगे तो 294 इंसर्जेंट हुए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मरे भी गए हैं। 80 सिविलियन की डेथ हुई है, 24 पीपुल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी भी ज़िंदगी गई है। 2025 के शुरुआत में ये इंसिडेंट हुई है। और ये जो प्लांट किया गया था IED, ये बहुत लंबे समय से माओइस्ट इसको प्लान कर रहे थे। जो इन्होंने कैमोफ्लेज नेचर
कैमोफ्लेग नेचर क्या होता है, जो मिलिट्री का कपड़ा होता है उसे कैमोफ्लेग कहते हैं। तो उससे ये चीज़ें ढक दी जाती हैं इस कलर से प्लांट करके कि वो चीज़ें मालूम नहीं चलती, तो इसी को कैमोफ्लेग कहते हैं। इस प्रकार से ये टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें पोटेंशियली इनोसेंट सिविलियन भी टारगेट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मिलिट्री और जो वहाँ के पीपुल हैं, लोकल पीपुल, वो भी टारगेट में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट तो है ही, प्लस आर्मी है ही, अब लोकल पीपुल यहाँ पे जो ट्राइबल है ना, उनको यहाँ पे टारगेट हो जाते हैं ये कभी कभी। तो ये इश्यू निकल के आ जाती है। वही आर्टिकल यहाँ पे भी है, डेडली थ्रेट परसिस्ट है यहाँ पे, मतलब बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। 2000 में देखिए क्या स्थिति थी, मतलब ये चीज़ें हैं कि इस प्रकार से डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल चली है। 2005 में बढ़ी है, 2010 तक पीक पे चली है, फिर 15 से थोड़ा सा घटी है, फिर 2020 में बढ़ी है, फिर 2025 आते आते शुरुआत हो चुकी है। ये कितना जाएगी कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से ये जिला है बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सबसे बड़ा गढ़ है, हमेशा यहाँ पे होता रहता है। अगर इस मैप को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें टारगेट ज़्यादा हैं। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल से मिल रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। सिविलियन की कितनी डेथ हुई है ये देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये देखिए, और डेथ ऑफ इंसर्जेंसी में। तो ये पूरी चीज़ें किस प्रकार से श्रिंक कर रही हैं, कम हो रही हैं, और किस प्रकार से एक्सपेंड कर रही हैं, ये चीज़ें बताती हैं। कॉजेज की अगर बात करें नक्सलिज्म की, देखिए अच्छे से बैकग्राउंड देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेंस में ना यहीं से बनेंगे। और इसकी कुछ भी पॉइंट्स 3 पॉइंट 4 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। नक्सलिज्म की बात करें तो मॉइस्ट इंस्पायर्ड ये आर्म रिबेलियन है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे रिजेंबल करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को रिजेंबल करते हैं। क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, ये कोई क्लास ना हो, कोई गरीब धनी अमीर ये सब चीज़ें ना हो, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये कैसे है, तो सोशियो इकोनॉमिक काजेज हैं, गरीब और अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब अमीरी भी होता जा रहा है। तो लैंड इनइक्वालिटी है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन ट्राइबल पीपुल की, लोकल पीपुल की, डिसप्लेसमेंट, उनको भगाया जाता है। ठीक है, डैम बन रहे हैं, माइनिंग हो रहा है, तो ट्राइबल कम्युनिटी को अपना जगह छोड़ना पड़ जाता है। गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, वीक गवर्नेंस, ट्राइबल एरिया में नेग्लेक्ट हो रही है, पुलिस की एट्रोसिटी, अत्याचार हो रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी की कमियां हैं, पॉलिसी गैप फेलियर है, आइडियोलॉजिकल हिस्टोरिकल फैक्टर देखेंगे तो मोआइज्म जो चाइना का है उससे ये लोग प्रभावित हो गए हैं। हिस्टोरिकल रूट 1967 में नक्सलबारी जो बताया यहीं से उत्पत्तित होती है। रिसोर्स और एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिसके कारण इनकी जीविका प्रभावित हो जाती है। अब ट्राइबल पीपुल की बात करें तो ये अपने लैंड, कल्चर, रिलीजन, राइट्स, रिचुअल, ट्रेडिशन, इससे बहुत जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हम लोगों की तरह नहीं, हम लोग शहर में हैं, जीना खाना है, सोना है, फिर अपना जॉब पे चले जाना है, फिर आना है, जीना खाना है, फिर जॉब पे चले जाना है। ये ऐसे नहीं है, ये जहाँ रहते हैं उसी की ही पूजा करते रहते हैं। ठीक है, इनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, सिविलाइजेशन है, उसी सेट ऑफ रूल्स को ये फॉलो भी करते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पांस की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाए, वेलफेयर स्कीम लाए, इम्प्रूव्ड करे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहेबिलिटेट करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे एक जगह से डिस्प्लेस कर दिया लेकिन रिहेबिलिटेशन सही से मिला नहीं है। तो ये पूरी डिटेलिंग है। हालांकि ये देखिए कितने रेट थे पहले, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब कम कर दिए गए। तो यही सारी चीज़ है। कुछ ऑपरेशन भी चलाया गया है, ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 में, और ग्रे हाउंड ये पुलिस फोर्स थी, क्रिएट किया गया है KS व्यास 1889 में। तो 2007 की ये पिक्चर है, 13 की ये पिक्चर है, 18 की ये पिक्चर है। आज का पिक्चर देखा जाए तो और भी कम हो गया है। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने ही लोगों को मारने के लिए। ठीक है, जबकि इनको हम दूसरा तरीके से डील कर सकते हैं, और इनको भी चाहिए कि लीगली वो पार्लियामेंट तक पहुंचने का प्रयास करें। तो ये थी पूरी कहानी। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी रिसेंटली बहुत सारे इशू क्रिएट हो गए हैं। तो बॉर्डर पे फाइट हो रही है,
उस फाइट को यहाँ पे देखी जाएगी। सबसे पहले बता दें, यहाँ पे दिसंबर 2024 की बातें हैं। यहाँ पे बॉर्डर पे बहुत सारे सिविलियन की डेथ हुई है और जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसकी भी डेथ हुई है। उस इश्यू को यहाँ पे देखा जाएगा। कैजुअलिटी हुई है 383 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं काउंटर टेररिज्म एफर्ट में। ठीक है, तो पाकिस्तान इस बात का रिपोर्ट किया है। 925 टेररिस्ट इंक्लूडिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये मेंबर, ये एलिमिनेटेड इनको किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन। अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या है टीटीपी पे, अफगानिस्तान पे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक यूज किया है टीटीपी की कि ये लोग इसको सेफ हेवन बना करके हमारे ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। ये दिसंबर में बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं जो दोनों कंट्री के बीच में, एक पाक और दूसरा अफगानिस्तान, दोनों कंट्री के बीच में दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सकलेट हो गई है, लड़ाई बढ़ चुकी है। तो इन मुद्दों पे चीज़ें चल रही हैं। कई सारे मुद्दे हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन भी है। तो तालिबान लेड काबुल यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिच इस चीज़ में फंस रहा है, क्योंकि इसकी लोकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पाकिस्तान है, ये इंडिया और ये अफगानिस्तान। तो इस रीजन की अगर बात करें तो काफ़ी हॉस्टाइल वाला रीजन हो चुका है। तो बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, बॉर्डर भी नहीं मानने को तैयार है। कई सारे मुद्दों पे अगर देखा जाए तो पाश्तून नेशनलिज्म और डूरांड लाइन, इसको तो ये मान ही नहीं रहे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू निकल के आ रहा है। कह रहे हैं हम डूरांड लाइन को नहीं मान रहे। कौन? अफगानिस्तान वाले लोग। ठीक है, एक समय था जब पाकिस्तान तालिबान को जन्म देता है, किसके सहायता से? यूएसए के सहायता से। आज उन्हीं के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। तो ये डूरांड लाइन को भी नहीं मानते हैं, ये इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो दोनों लोगों में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है बॉर्डर वाले रीजन पे। बॉर्डर की इम्प्लीकेशन चली रही है किस प्रकार से, तो अपने ही चीज़ें जो आप क्रिएट करे हो आज आपके ही ऊपर आ रही है। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं एडिटर के द्वारा। फ्यूचर चैलेंज ये है किस प्रकार से टेररिज्म बढ़ रहा है, टीटीपी की थ्रेट किस तरीके से बढ़ रही है, डेंजर। अफगान यहाँ पे किस तरीके से अपनी जियो पॉलिटिक्स लेकर के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों कंट्री को देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एक साथ आज़ाद हुए हैं। ठीक है, एक साथ आज़ाद हुए हैं और आज़ादी के बाद इन लोगों से बहुत पहले ही अफगानिस्तान आज़ाद हुआ था। आज़ादी, इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी के समय अगर आप देखेंगे तो दोनों एक साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन दोनों की आज इकोनॉमी और कंडीशन अलग अलग है। तो इनकी अपनी आइडियोलॉजी है और पाकिस्तान बार बार टारगेट करता है किसको? इंडिया को। तो यहाँ पे सरिया वाले हिसाब से कंट्री को चलाने की बात करती है और इंडिया डेमोक्रेटिकली चलती है। तो इनकी आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है, जियो पॉलिटिक्स को कैसे रन करना है उसमें भी बहुत सारा अंतर है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तालिबान रिमेन चैलेंज एक प्रकार से अब निकल के आ रहा है कि इस प्रकार से ये सिचुएशंस को हैंडल करेगी। डूरांड लाइन की बात करें तो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 2640 किलोमीटर की है और 1893 में एक एग्रीमेंट के द्वारा, उस समय ब्रिटिश के अंतर्गत थी चीज़ें, तो अफगानिस्तान के एमीर अब्दुल रहमान खान, ठीक है, और सर मोर्टिबर डूरांड, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट 1893 में करी जाती है। डूरांड लाइन की एक लाइन बनी जाएगी, इस साइड पाकिस्तान, इस साइड अफगानिस्तान। उस समय ये चीज़ें मान ली जाती है, लेकिन 1947 के बाद पार्टीशन होती है ब्रिटिश इंडिया और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हो जाती है 47 की, और यही डूरांड लाइन मानी जाती है कि डूरांड लाइन हो गई। लेकिन यहाँ पे आज के समय में इसको नकार दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बनी रही, ये आज के समय में डिस्प्यूटेड है। क्या है? आज के समय में डिस्प्यूटेड है। तो यही पूरी डिटेलिंग थी जो इस आर्टिकल में आई है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे छोटी सी चीज़ें हैं, क्या है उस चीज़ों को यहाँ पे देखी जाएगी। जैसा कि जर्नलिस्ट, ये भी न्यूज़ छत्तीसगढ़ से ही निकल के आ रहा है।
तो जर्नलिस्ट का क्या नाम था? मुकेश चंद्राकर था। इनको मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। इनकी बॉडी रिसेंटली रिकवर करी गई, उसी पे ये आर्टिकल आया हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आया है? तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि सबसे पहले उनको क्यों मारा गया ये जानिए। ये एक फ्रीलांसर थे, इनको जहाँ काम मिलता था ये कर लेते थे, प्लस यूट्यूबर भी थे और ये रिपोर्ट ही करते थे। तो इन्हीं के फैमिली वाले हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के रोड बनाया और रोड में करप्शन किए 10 करोड़ के आसपास कुछ। उसके बाद ये रिपोर्ट कर रही है जिसके कारण इनको टारगेट में ले लिया गया और टारगेट कर लिया गया, जिसके कारण इनकी डेथ भी हो गई और डेथ हो जाने पे ये केस भी बाहर निकल के आ गई। तो केस तो आज गवर्नमेंट या इंडिया के सामने निकल के आ रही है, भारत के सामने ये केस निकल के आ रही है। इस प्रकार का बहुत सारा केस हुआ है यहाँ पे। उमेश डोभाल भी निकल के आ रहे हैं उत्तराखंड से, इनका भी डेथ हुआ था। बहुत सारे चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जो करप्शन कर रहा है उसका अगर कोई विशल ब्लोअर बन रहा है उसको टारगेट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन निकल के आ रहा है क्या मीडिया को फ्रीडम नहीं है? क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सर्विस की बात करी जा रही है। इन सब मुद्दों पे निकल के आ रही है यही क्वेश्चंस कि मीडिया को किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं। तो पूरी पूरी जर्नलिज्म और कंट्री की डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें बोली जा रही हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो यही पूरी डिटेलिंग इसमें दी गई है दोस्तों। सोचा आपको यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफिंग दे दूं। आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो चाइना का अर्थक्वेक है ये क्यों मैटर इतना करता है। सबसे पहले उसकी टेरेन लोकेशन प्लेट्यू है, पठारी एरिया है, तिब्बतन जिस रीजन में हुआ है। दूसरा 6:35 पे 7.1 मैग्नीट्यूड की ये अर्थक्वेक्स आई है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? अगर करंट अफेयर की छोटे छोटे क्वेश्चन क्या इसकी मैग्नीट्यूड थी जो 7.1 था, लोकेशन बन सकता है, ठीक है, कॉजेज बन सकता है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखा जाए, इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर में आसपास ये चीज़ें हुई हैं। हम सभी लोग जानते हैं जैसा कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो यारलुंग सेंगपो रिवर, जिसे हम क्या कह रहे हैं इंडिया में जैसे ही असम में नदी प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। उस नदी पे मिडोग डैम 60,000 कैपेसिटी की मेगावाट कैपेसिटी की डैम बन रही है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। अब ये अपस्ट्रीम रिवर है और नीचे आती है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम से होकर करके वेस्ट बंगाल में जाती है। यहीं से अगर पानी छोड़ेंगे ये तो नीचे वाली जो लोअर स्ट्रीम है वो इम्पैक्ट करेगी। अब यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे तो नीचे पानी नहीं मिलेगी। और इसकी एरिया इतना बड़ा है पानी को इकट्ठा करने में रिजर्वायर को, कि पृथ्वी की जो घूर्णन है उसमें बहुत छोटा सा चेंजेज आ गया है और ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो यही चीज़ें कह रही हैं कि क्या इससे कुछ कनेक्ट हो सकती हैं। तो सही मायने में ये भी इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। हम सीधे कॉजेज पे चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, ज़्यादा बकवास यहाँ पे नहीं। क्या क्रीम मटेरियल है वो देखा जाएगा। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ बिल्ट अप एनर्जी। तो ये अगर अर्थ क्रस्ट है, यहाँ से फोर्स निकल के आ रही है, ठीक है, या फिर प्लेट बाउंड्री, कोई एक प्लेट दूसरे से टकराती है तो भी ये चीज़ें ओरिजिन हो जाती है। तो ये मूवमेंट टिपिकली ट्रिगर करते हैं तभी जब वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। जैसे कि इसके मेन कॉजेज में क्या क्या दिया गया है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। तो 3 प्रकार की मूवमेंट होती है। क्वेश्चन सारे से आए हैं इसलिए अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा। कन्वर्जेंट, बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट क्या है, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ये बीच में न्यू अर्थ बन रहे हैं, ठीक है, न्यू सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है। दोनों का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन।
कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, कोलाइड वाली एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, दोनों आपस में इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी का उल्टा ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हैं, एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गया, ये दोनों लड़ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो गई। तो 3 प्रकार की बाउंड्री मूवमेंट प्लेट की होती है। प्लेट मतलब जैसे आपका एशिया प्लेट या फिर इंडिया प्लेट, ऐसे प्लेट होते हैं छोटे छोटे। वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक आते हैं, इसके भी कारण है। ह्यूमन एक्टिविटी से भी आते हैं, जैसे मेजर डैम्स बने, माइनिंग ऑपरेशन हो रही हैं, इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आप कर रहे हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस प्रकार से अर्थक्वेक आ सकते हैं। फॉल्ट और क्रस्टल डिफॉर्मेशन से भी आते हैं। आइसो स्टैटिक रिबाउंड होता है, उसमें भी अर्थ क्रस्ट एडजस्ट करती है। मेटियोराइट इम्पैक्ट करता है ऊपर से जब गिरते हैं, तो भी ये चीज़ें होती हैं। और नेचुरल कॉजेज होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड केव, ये सब ट्रिगर कर सकते हैं नेचुराइज केव। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से कवर कर दिया मैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कारण है, यहाँ पे स्कूल ड्रॉप हो रही है, इनरोलमेंट। तो जो नामांकन हो रही है, जैसे कि बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, ठीक है, तो कक्षा 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक, इस चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा नामांकन बच्चों का घट रहा है। तो वही चीज़ें इस रिपोर्ट में बढ़ बोली गई हैं। UDISC प्लस की रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल इस रिपोर्ट को निकाली है। और रिपोर्ट में 22-23 का, 23-24 का आंकड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। 23 और 2024 आर नॉट स्ट्रिक्टली कंपेरेबल टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल से यहाँ पे इसकी तुलना नहीं है इस रिपोर्ट में। ये चेंज मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन, उसकी बातें यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, 25.8 करोड़ थी, इस समय 24.8 करोड़ 23-24 में है। तो देखिए यहाँ पे गिरावट आई है इनरोलमेंट में। स्कूल्स पहले इतने थे 15 लाख के आसपास, यहाँ पे 14 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी गिरावट आई है, तो डिक्लाइन इतने नंबर का यहाँ पे चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है पूरी, अगर देखा जाए तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये 23-24 की आंकड़ा यहाँ पे 23 दिसंबर को निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जिसमें ड्रॉपिंग ऑफ द स्कूल स्टूडेंट की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग सी छोटा में अगर देखा जाए, तो आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे देखा जाए प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। 3000 डेलीगेट्स हैं, 70 नेशन के लोग आ रहे हैं, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मोदी साहब यहाँ पे मना रहे हैं। तो सही मायने में प्रवासी भारतीय दिवस की इम्पोर्टेंस भी हो जाती है। विकसित भारत की कामना यहाँ पे चल रहा है। ट्रिनाड एंड टोबागो के प्रेसिडेंट क्रिस्टियन कार्ला कांगलो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ट्रिनाड एंड टोबागो ये इंपॉर्टेंट चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं। यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, तभी से ये चीज़ें मनाई जाती हैं। पहले बार सेलिब्रेशन 2003 में शुरुआत करी गई इसकी, और इसकी ऑब्जेक्टिव है कैसे इंडिया और इंडिया के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, उसको डायस्पोरा बोलते हैं, उनको हम कैसे जोड़ के रख सकते हैं। तो इसी को लेकर के सेरेमनीज, अवार्ड, बायएनुअल फॉर्मेट, इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेम्बलर जो अभी रिसेंटली अगर बता रहे हैं आपको, तिब्बत वाले रीजन में ट्रेमर आया है। तो ये 7.1 मैग्नीट्यूड का आया है, जो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ये चीज़ें हुई हैं। तो कई सारे लोग, लगभग 126 लोगों की यहाँ पे डेथ बोली जा रही है, जो नेपाल की कैपिटल काठमांडू का एक प्रकार से बॉर्डर भी टच कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि चाइना
डैम बना रहा है और उससे पहले इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो क्या इम्पैक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रही हैं, वो हम लोग आँख से देख रहे हैं। दिशा नायके इंडिया में विजिट किए थे, इनका नाम AKD मैं रखा हूँ, अरुणा कुमार दिशा नायके। सबसे पहले इंडिया आए और इंडिया के बाद सीधे चाइना आए। तो देखते हैं चाइना जाएंगे क्या चीज़ें निकल के आएंगी, वो तो समय बताएगा। बांग्लादेश, इनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया गया है। किसका? शेख हसीना का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फ्रेंच फार राइट पॉलिटिशियन जीन मैरी ली पेन डाइज, 96 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। जीन मैरी ली पेन, याद रखिएगा कहाँ के हैं? फ्रांस के। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सागू को इलेक्ट किया गया AFI प्रेसिडेंट, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनको बना दिया गया है। याद रखिएगा श्री बहादुर सिंह सागू, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, श्री बहादुर सिंह सागू। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, सेव वाटर, सपोर्ट सस्टेनेबल लाइफ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।